नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का अभिनव पर स्वागत है। पिछली क्लास में जो है हम लोग आवेश के बारे में पढ़ चुके थे और जो भी बच्चे पिछली क्लास लाइव क्लास चली थी लेक्चर नंबर 2 अगर नहीं देखा है तो पहले वो देख के फिर लेक्चर नंबर 3 देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगी चीजें। तो लाइव क्लास नहीं चल पा रही है, कल थोड़ा सा आए थे लेकिन चीजें सही से नहीं चल पाई क्योंकि लाइव क्लास में बहुत ज्यादा नेटवर्क चाहिए होता है, अच्छे से पूरा सिस्टम हो। तो लाइव क्लास चलाने में दिक्कत हो रही थी। तो जो है हम क्या करेंगे, इससे समय भी हम लोगों को बर्बाद होता है, हमारा भी आप लोगों का भी। तो हम चाहेंगे कि आप लोगों को जो है ठीक समय में ठीक कंटेंट मिलता रहे और लोगों की पढ़ाई बेहतर से बेहतरीन चलती रहे, क्योंकि समय बहुत कम होता है। आप सभी लोग स्कूल कोचिंग भी सब देख रहे हैं, तो आपको बेहतरीन पढ़ाई करनी है, अच्छे से आगे भी कुछ अच्छा करना है तो मेरी क्लासों को देखिए। हम क्या करेंगे, रोज जल्दी आपको जो है 9 साढ़े 9 बजे तक आपको वीडियो मिल जाया करेगा। आप जो है यूट्यूब पर जाकर के मेरे चैनल पे जाकर के वीडियो चेक कर लें कि कोई नया वीडियो अपलोड हुआ है तो वहां पर जाकर के देख लें। हालांकि अगर आप लोगों ने बेल आइकन प्रेस कर रखी है, चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो उसका नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, तब भी देख सकते हैं। तो आज हम एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करने वाले हैं, आवेश में आगे बढ़ेंगे। आवेश की संकल्पना। आप सभी लोगों को आवेश तो अच्छे से याद ही होगा, जिसको नहीं याद हो लेक्चर नंबर 2 देख लें। तो आज लेक्चर नंबर 3 है। आज हम क्या पढ़ेंगे, आवेश की संकल्पना। आवेश की संकल्पना क्या होती है उसको जानने से पहले हम थोड़ा सा ये भी जानेंगे कि Z बराबर E बराबर P। इस फार्मूले का मतलब क्या होता है कि परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। मतलब जिस किसी भी परमाणु में जितना उसका परमाणु क्रमांक है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही प्रोटॉन होंगे। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, इसका मतलब क्या है, इसमें 17 ही इलेक्ट्रॉन और 17 ही प्रोटॉन है। तो आइए जैसे देख लेते हैं कि सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है। तो होता यह है कि जैसे अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो कितना आता है, 2 8 1 आता है। तो इसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 11 है, प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी है, 12 है, सॉरी 11 है। अब अगर इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी को, तो क्या हो जाता है, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो अब यहां पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले कितने थे, 11 थे, अब तो एक चला गया ना, कितने बचे, 10 बचे। और प्रोटॉनों की संख्या अभी भी कितनी है, 11 ही है। इतना समझ में आया। तो मतलब यहां पर क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रदान कर दिया है ना, इलेक्ट्रॉन दे दिया, प्रदान कर दिया या मुक्त कर दिया, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं क्लोरीन की, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करते होंगे तो कितना आता होगा, 2 8 7, है ना। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 11 है, प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी है, 11 है। तो इसमें क्या करता है, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो ग्रहण कर लेता है तो इसके पास कितने हो गए, इसके पास कितना हो गया, क्लोरीन माइनस चार्ज आ जाता होगा, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। क्या आ जाता है, क्लोरीन माइनस, क्योंकि इसने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे दिया था, तो यहाँ पर प्लस चार्ज वही आ जाता है। क्योंकि देखो जैसे सोडियम में क्या था कि एक प्लस चार्ज आया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो कौन सा चार्ज ज्यादा है, प्रोटॉन, धन वाला चार्ज ज्यादा है, धनात्मक चार्ज ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। तो इस वजह से यहाँ पर Na प्लस आता है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो देखा होगा कि Na प्लस Cl माइनस होता, तो कैसे होता है ये पता चल गया आप लोगों को कि Na प्लस क्यों होता है और Cl माइनस क्यों होता है। क्योंकि क्या हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई है और प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होगी, 1 ज्यादा है। कितनी ज्यादा होगी, 1 ज्यादा। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, धन चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, ऋण चार्ज होता है। तो प्रोटॉनों की संख्या 1 ज्यादा और एक धन चार्ज बढ़ गया तो यहाँ पर एक धन आ जाता है। जैसे यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो कितनी हो गई है, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई है 12। इलेक्ट्रॉनों ऋण कैसे हो सकता है, ना लिखे, देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई है, 12 हो गई है, प्रोटॉनों की संख्या अभी भी कितनी है, 11 है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ऋण चार्ज, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 बढ़ गई है तो इलेक्ट्रॉन का होता है ऋण चार्ज, तो 1 बढ़ गया तो यहाँ पर -1 आ जाता है निशान यहाँ पर। तो अब आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि सोडियम पर धन क्यों कैसे आता है और क्लोरीन पर ऋण कैसे चार्ज आता है, पॉजिटिव निगेटिव कैसे आता है, ये पता चल गया होगा हो सकता है आप लोगों को। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रदान किया जा रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या किया जा रहा है, ग्रहण किया जा रहा है। अब आप एक चीज ये देखेंगे दोनों इक्वेशन में कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में ही परिवर्तन हो रहा है। पहले 11 थे और अब 10 हो गए हैं। प्रोटॉनों की संख्या पहले 11 थी, अभी भी 11 है।
यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले 11 थी, 12 हो गई है, प्रोटॉनों की संख्या 11 थी, यहाँ पर अभी भी 11, सॉरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, माफ करिएगा, परमाणु क्रमांक जितना है उतने ही होंगे ना, 17 इलेक्ट्रॉन होंगे और 17 ही प्रोटॉन होंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन, माफ करिएगा, और यहाँ पर हो जाएंगे 17 प्रोटॉन। ठीक है, तो आप लोग एक चीज देख रहे हैं कि जो भी परिवर्तन हो रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या में ही हो रहा है। इलेक्ट्रॉन 11 है, 10 हुए, 17 है, 18 हो गए। तो मतलब क्या है कि हम आवेश की जो संकल्पना करते हैं किस आधार पर करते हैं, इलेक्ट्रॉनों के आधार पर करते हैं। किसके आधार पर की जाती है, आवेशों। अब लिख सकते हैं फिर मेरे साथ बनाते हुए चलिए, H2S इलेक्ट्रॉनों, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉनों के आधार पर की जाती है। आवेश की संकल्पना किसके आधार पर की जाती है, तो इलेक्ट्रॉनों के आधार पर की जाती है। क्यों की जाती है, आई थिंक आप लोगों को अच्छे से ये बात पता हो गई होगी। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन मेरा ये है कि आवेशों की जो संकल्पना है, ध्यान से सुनिए, पीपीटी है ना, या फिर टीआरक्यू बोल सकते हो, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि आवेशों की, हमने ये बताया कि आवेशों की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है। लाइव क्लास वगैरह या क्वेश्चन पूछ सके। हालांकि हम बहुत जल्दी फिर से प्रयास करेंगे, सब चीजें अगर संसाधन हमने जुटा लिए, जो भी चीजें चाहिए होती हैं, थोड़े रुपए लगेंगे तो फिर जो है हम लाइव क्लास किया करेंगे, है ना। टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं की जाती है। आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं की जाती है। आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं की जाती है ना, तो फिर उसको मिटा देते हैं। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे अपने सभी दोस्तों को भी शेयर किया करिए, और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को प्रमोट करवाने में मदद करें ताकि जल्द से जल्द जो है 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो सके। ठीक है, तो आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं की जाती है, देखते हैं। तो कम से कम इसके जो है 2 रीजन देने पड़ेंगे कि आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं की जाती है। देखिए क्या होता है कि जैसे अगर कोई वस्तु जो है 1 किलोग्राम की है, ठीक है, अगर कोई वस्तु क्या है 1 किलोग्राम की है और दूसरी वस्तु है 1000 किलोग्राम की, तो 1 किलो और 1000 किलोग्राम की जब 2 चीजें हैं तो 1000 किलो की जो वस्तु है और उसके सामने 1 किलो की वस्तु, अगर हम थोड़ा सा फूंक लगाते हैं, थोड़ी तेज हवा चलती है तो 1 किलो की वस्तु जो है डिग जाएगी, हो सकता है लुढ़कती चली जाए, और एक जो 1000 किलोग्राम की वस्तु है उस पर बहुत ज्यादा कुछ भी मतलब हिलेगी भी तक नहीं, है ना, बहुत ज्यादा बल भी लगाओगे तब भी कुछ नहीं होगा। जब 1 किलो पैसे आप थोड़ा सा भी ठोकर करेंगे तो वो आगे चला जाएगा, आगे दिशा में बढ़ जाएगा। तो होता ये है, एक्चुअली मैं थोड़ा सा क्लियर भूल रहा हूं डाटा। तो जो इलेक्ट्रॉनों का जो द्रव्यमान है, क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉनों का जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन जो है, प्रोटॉनों का जो द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान का समथिंग 1897 किलोग्राम अधिक होता है, 1897 किलोग्राम ज्यादा होता है, 1897 किलोग्राम गुना होता है इसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे कुछ डिजिट गड़बड़ हो, बाकी एग्जैक्ट में कमेंट करके मैं बता दूंगा कि एग्जैक्ट डाटा सही है कि गलत है ना। तो होता यह है कि पहला क्वेश्चन क्या था कि आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं की जाती है, क्योंकि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में 1897 गुना अधिक होता है, गुना।
मतलब क्या है कि अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 1 किलो का है तो प्रोटॉन 1897 किलो का है। तो अब समझिए कि जो है प्रोटॉन कैसे मूव करेगा, कैसे गति करेगा, प्रोटॉन जो है चेंजिंग कैसे आगे प्रोटॉन के आधार पर। और आप सभी लोगों को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है परमाणु के कक्षाओं में चक्कर लगाया करता है, और जो प्रोटॉन होता है वो नाभिक के अंदर होता है। तो ये पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या है कि जो प्रोटॉन पर है वो क्या लगता है, नाभिकीय बल लगता है, जो कि दुनिया का ब्रह्मांड का कह सकते हैं सबसे भयंकर वाला बल है, सर्वश्रेष्ठ बल है नाभिकीय बल। तो नाभिकीय बल बहुत ज्यादा जो है प्रोटॉन पर लग रहा होता है, जिसके कारण जो है वो नाभिक से नहीं निकल पाता है, कोई भी चेंजिंग नहीं कर पाता है किसी भी परमाणु के अंदर। तो इस वजह ही कारण है कि हम आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉनों के आधार पर ही करते हैं, प्रोटॉनों के आधार पर नहीं की जाती है। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे आवेश की संकल्पना वाला पूरा टॉपिक। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पर बात करते हैं कि आवेशों के जो है मात्रक क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं। ठीक है, क्या बात कर लेते हैं आवेश के मात्रकों की। देखिए आप पहली बार पूरा वीडियो देखें, है ना, तभी आप कुछ सीख पाएंगे, कर पाएंगे। आवेश के मात्रक और पूरा सारा का सारा जो भी काम है वो मेरे साथ लिखते हुए चलेंगे, तभी अच्छे से आप काम हो पाएगा, है ना। आवेश की मात्रक, तो सबसे पहले देखो आवेश का प्रतीक क्या होता है। इसका प्रतीक क्या होता है, तो प्रतीक होता है Q या फिर स्मॉल, ज्यादातर स्मॉल Q से ही प्रेजेंट किया जाता है ना। चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर बाय Q। ठीक है, तो अब अगर हम इसके एसआई मात्रक, आप लोगों ने पढ़ा होगा मात्रक पद्धतियां कितनी होती हैं, 4 होती हैं, है ना, एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस और एसआई पद्धति। तो ज्यादातर एसआई पद्धति में ही लेकर के चलते हैं। जैसे आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा Q बराबर IT विद्युत धारा से, तो क्या हो जाता है I मतलब विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ये एसआई पद्धति मात्रक में बता रहा हूं, ठीक है, एम्पियर गुणे सेकंड। ये किसके बराबर होता है, इसको कहते हैं कूलाम, है ना। तो कहेंगे कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलाम। क्या होता है बच्चों, कूलाम। और अगर इसकी विमा हम निकाल कर देखें तो आवेश की जो विमा है वो कितनी होती है, 80। क्या होती है, 80। तो इसको भी याद रखेंगे, एक नंबर के क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि आवेश की विमा क्या होती है, तो 80 होती है। ठीक है, आज हो सकता है आप लोगों को सब कुछ अच्छे से दिख रहा हो। वीडियो जब आप देखें तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि सब कुछ अच्छा था, क्लियरेंस थी, आवाज अच्छी थी और दिख अच्छा रहा था, कहीं दिख रहा था। बाकी जो भी चीजें हैं आप कमेंट में, आपको कोई समस्या हो तो कमेंट करके बता दीजिए, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं अगले वीडियो में उसको सॉल्व कर दूंगा आप लोगों के कमेंट को। ठीक है, आप बस क्या है कि आप पूरा वीडियो देखें, तभी आपको मेरी मेहनत सफल हो पाएगी। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे और मेरे साथ मिलकर के नोट्स बनाएंगे, तभी जो है मेरी मेहनत सफल हो पाएगी। ठीक है, तो अब क्या कर लेते हैं कि इसके और अन्य मात्रकों की बात कर लेते हैं। जैसे कि सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है स्टेट। क्या होता है, स्टेट। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, स्टेट होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं, तो 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होते हैं। एक इसका और मात्रक पूछा जाता है, ये तो ये फैक्ट है, अधिक करने पड़ेंगे, है ना। एक ईएमयू वैद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, वैद्युत चुंबकीय मात्रक कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर कितना होता है, 1/10 कूलाम होता है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर कितना होता है, 1/, सॉरी उल्टा हो गया है कि अगर पूछा जाए कि एक कूलाम में कितने ये ईएमयू होता है, ये भी एक मात्रक होता है, तो उसको याद रखना है, वैद्युत चुंबकीय मात्रक, तो 1/10 ईएमयू होता है। या अगर आप आईआईटी या जेईई नीट की तैयारी करने जा रहे हैं तो वहां पर इन सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। एक कूलाम बराबर कितना होता है, 1/10 ईएमयू होता है। अभी बीच में हो सकता है थोड़ा सा अंधेरा आया हो क्योंकि लाइट चली गई थी,
तो दूसरी लाइट ही जल पा रही थी, तो जिसकी वजह से हो सकता है थोड़ा अंधेरा हो। आप लोगों से पूछो थोड़ा माइनस करेंगे, मुझे पता है। बाकी अगर और हम जो है थोड़ी सी बातें करें कि अन्य मात्रकों की, तो जैसे कि सबसे बड़ा मात्रक इसका क्या होता है, सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो इसका सबसे बड़ा मात्रक है क्या होता है, फैराडे। क्या होता है सबसे बड़ा मात्रक इसका बच्चों, इसका सबसे बड़ा जो मात्रक है वो क्या होता है, फैरेड। सबसे बड़ा मात्रक है इसका फैरेड। एक फैरेड बराबर कितना होता है, कितने कूलाम होते हैं, एक फैरेड बराबर होता है 96,500 कूलाम। क्या रखोगे, एक फैरेड बराबर कितना होता है, 96,500 कूलाम। और कुछ मात्रकों, छोटे छोटे मात्रक, जैसे दैनिक जीवन में क्या होता है, जब इन मात्रकों, इतने बड़े बड़े मात्रक का उपयोग नहीं करते हैं, वो छोटे छोटे मात्रक का उपयोग करते हैं। जैसे एक माइक्रो कूलाम में कितने कूलाम होते हैं, तो 10⁻⁻6 कूलाम होते हैं, ठीक है। एक पिको कूलाम में कितने कूलाम होते हैं, 10⁻⁻12 कूलाम होते हैं, ठीक है। और एक नैनो कूलाम में कितने कूलाम होते हैं, तो 10⁻⁻9 कूलाम होते हैं। और कुछ छूट रहा है तुम लोगों का, ठीक है। एक माइक्रो कूलाम हो सकते हैं, तो एक माइक्रो कूलाम में कितना हो जाएंगे, 10⁻³ कूलाम हो जाएगा। तो ये सब इसके मात्रक होते हैं। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपको क्लास कैसी लगी, क्या रहा, और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें। आज थोड़ा हो सकता है क्लास थोड़ा छोटी लिमिट में रही हो, बाकी आने वाले समय में जैसे जैसे मौसम थोड़ा सा सही होता जाता है, तो इससे अगर पंखा वंखा चलाया जाए तो आवाज बहुत आने लगती है, तो फिर वीडियो सही से नहीं बन पाएगा। तो जैसे जैसे मौसम आगे सही होता जाएगा तो मेरी क्लासें लंबी होती जाएंगी, रेगुलर होती जाएंगी। जैसे अभी जो क्लास है मंडे टू फ्राइडे मिलेगी, लेकिन आगे क्लास लंबी होंगी, हो सकता है कि लंबे लंबे लेक्चर, एक दो लेक्चर होते जाएंगे, ठीक है। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी लोग सही से पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं।